हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पहले तो आप क्लियर कर लेंगे कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। वीडियो पूरा विजिबल हो रहा है क्या? हेलो हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप क्लियर करेंगे कि आपको वीडियो और ऑडियो क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक बार आप क्लियर कर दीजिए कि आपको सुनने और देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक एडी करेंट। एडी करेंट तो पहले समझते हैं एडी करेंट होता क्या है। जब आप लोगों ने फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में आप एक अल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग करंट उस कॉइल में जनरेट होता है। और अगर करंट अल्टरनेटिंग है तो उसकी वजह से जनरेट होने वाला फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। और जब भी कोई फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर का होता है और किसी कॉइल से वो लिंक होता है तो उस कॉइल में भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम ईएमएफ कहते हैं जनरेट होता है या फिर इंड्यूस्ड होता है। और उस ईएमएफ की वजह से अगर कॉइल क्लोज्ड होता है तो क्या होता है, वो कॉइल उसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। तो देखते हैं एडी करंट क्या होता है। पहले एडी करंट का डायग्राम में आते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए कोई कंडक्टर प्लेट है। ये आपका क्या है, कंडक्टर प्लेट। ये है आपका कंडक्टर प्लेट। और अब आपके पास एक कॉइल दिया गया है आपको, ऐसे आपको एक कॉइल दिया गया है। इस कॉइल में आपने एक एसी सिग्नल या फिर एसी वोल्टेज आपने अप्लाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास एक कॉइल है जिसमें मल्टीपल टर्न है और एक एसी सिग्नल है जो कि एसी सोर्स है। ये क्या करेगा, इस कॉइल से अगर कनेक्टेड है तो इस कॉइल में एक करंट फ्लो करवाएगा आई। और अगर वोल्टेज अगर हम लिखें वोल्टेज मतलब कि जो हमने एसी सिग्नल का सिंबल बनाया है ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो अगर वोल्टेज का नेचर अल्टरनेटिंग है, एसी है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग, अगर वोल्टेज का नेचर अल्टरनेटिंग है तो अगर आप किसी कॉइल को उस सोर्स से कनेक्ट कर दें तो जो करंट आएगा, जो करंट उत्पन्न होगा, जनरेट होगा, वो करंट का नेचर भी कैसा होगा, इसका नेचर भी होगा एसी, मतलब सेम अल्टरनेटिंग। आपको पता होगा कि हर एक कॉइल का एक अपना इंडक्टेंस होता है जिसकी वजह से वो चेंज इन करंट का अपोज करता है। तो अगर ये कॉइल है तो कॉइल के लिए आपको पता होगा कॉइल का एक अपना इंडक्टेंस होता है। और फाई इक्वल टू एल आई हम लिखते हैं, मतलब अगर कॉइल है उस कॉइल का फिजिकल पैरामीटर है इंडक्टेंस एल। और अगर आप उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो जब करंट आई फ्लो करता है तो आई की वजह से उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। अब आप बोल रहे हैं कि जो करंट है, करंट के नेचर कैसे अल्टरनेटिंग, मतलब करंट क्या है, एक बार अल्टरनेटिंग बोलने का मतलब ये है अगर एक वेव फॉर्म की फॉर्म में इसको बनाया जाए तो कुछ ऐसा होगा। ये अल्टरनेटिंग का मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये मान लीजिए करंट है
तो आप देख पा रहे हैं कि जब आपने वोल्टेज अल्टरनेटिंग दिया तो इसकी वजह से जो करंट आया वो भी अल्टरनेटिंग आया, उसकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा है आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू पहले प्लस थी, मतलब पहले बढ़ती है, यहाँ से करंट की वैल्यू कहाँ बढ़ती है, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक बढ़ता है, फिर घटते हुए जीरो पहुँचता है, उसके बाद वापस नेगेटिव जाता है, फिर पॉजिटिव, मतलब करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो आपने करंट को चेंज किया, इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर करंट की वैल्यू को आप चेंज करें तो आपको फ्लक्स जो मिलेगा वो भी आपको अल्टरनेटिंग मिलेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्लक्स, करंट अल्टरनेटिंग है तो इससे जनरेट होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग। तो इसे होता क्या है, आपने इस वोल्टेज सोर्स की मदद से आपने फ्लक्स जनरेट किया जिसका नेचर है अल्टरनेटिंग। अब जो ये फ्लक्स यहाँ से आएगा कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, ये फ्लक्स कुछ फ्लक्स इस कोइल से इस तरीके से निकलेगा, बहुत सारे फ्लक्स निकलेंगे ऐसे, और निकल कर ये हवा में जाते हुए अपने आसपास के एयर को या किसी मटेरियल को कट करते हुए वापस इंटर करेंगे। तो फ्लक्स ऐसे निकल रहे हैं इस कोइल से, क्योंकि कोइल में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा। करंट की वैल्यू क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो फ्लक्स अगर कंटिन्यूसली चेंज होगा और आपने पास में ही एक कंडक्टर प्लेट रखा हुआ है, तो प्लेट में क्या होगा, फ्लक्स जो फ्लक्स के एरिया के अंदर में जो कंडक्टर प्लेट रखा हुआ है, तो उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है कि जब भी कोई फ्लक्स चेंज हो और उसके एरिया में अगर कोई कंडक्टर रख दिया जाए, मतलब वो जो फ्लक्स है उस कंडक्टर को कट करें, और फ्लक्स का नेचर कैसा हो, अल्टरनेटिंग हो, मतलब फ्लक्स जो है कंटिन्यूसली चेंज हो, तो क्या होता है वहाँ पे एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, और उस ईएमएफ की वजह से ही एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। तो क्या होता है, इस डायग्राम को देखें आप, तो करंट फ्लो हुआ, फ्लक्स आया, फ्लक्स का नेचर अल्टरनेटिंग है, और उसके एरिया में या उसके फील्ड में आपने एक प्लेट रख दिया है जो कि कंडक्टर है। तो क्या होगा, ये इस तरीके से करंट बनना स्टार्ट होता है इस प्लेट में, इसको देखें इंड्यूस्ड करंट। तो इसका जो शेप है एडी के टाइप पे है, भंवर के समान है, पानी में बनने वाली भंवरों के समान है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट, तो ये एक्चुअली में इंड्यूस्ड करंट ही है जो लूप की तरह दिखाई देता है, घूमता हुआ दिखाई देता है। ये कैसे जनरेट हुआ, ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से किसी कंडक्टर मटेरियल में इंड्यूस्ड करंट है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, it is a loop electric current, it is a loop electric current which is induced due to change in flux, passing through it, as per Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, तो मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवा दिया एडी करंट का, और कॉन्सेप्ट भी हमने समझने की कोशिश की कि जब भी आप किसी कॉइल में आप एक वोल्टेज सोर्स देते हैं तो उस वोल्टेज सोर्स की वजह से उस कॉइल में करंट फ्लो होता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज सोर्स का नेचर अल्टरनेटिंग कर दें
अगर आप उस वोल्टेज सोर्स का नेचर अल्टरनेटिंग कर दें तो उस अल्टरनेटिंग की इफेक्ट से जो फ्लक्स जनरेट होगा उसका नेचर भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब ये होगा कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। जैसे यहाँ करंट देखो, करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो जो फ्लक्स है ये भी चेंज होगा। आप करंट की वैल्यू को अलग अलग पुट करें तो फ्लक्स की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा। तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि अल्टरनेटिंग करंट की वजह से एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स आया जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और उसके फील्ड में आपने किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर मटेरियल को रख दिया। तो कंडक्टर मटेरियल जैसे ही उसके फील्ड में आता है तो ये फील्ड, ये जो फ्लक्स लाइंस होती हैं इसको कट करती हैं, और फ्लक्स का नेचर अल्टरनेटिंग है, मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो क्या होगा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होगा, जिसका वजह से एक इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे कुछ इस शेप में, एडी शेप बोलते हैं इसको, एडी शेप में फ्लो होने लगता है। इसे बोलते हैं हम एडी करंट, लूप करंट। इट इज अ लूप इलेक्ट्रिक करंट which is induced due to change in flux passing through it as per Faraday's law of electromagnetic induction। तो ये होता है एडी करंट, और ये इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि खासकर, हाँ बोलिए, हेलो, ओके। तो एडी करंट की वजह से क्या होता है, इसका बेहतरीन एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब आप, ट्रांसफार्मर एसी सिग्नल पे बेस्ड होता है, जब आप एसी सिग्नल देते हैं तो उस अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है लोहे की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, उस आयरन में ये एडी करंट जनरेट हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते, ये अनडिजायर्ड होता है। लेकिन फ्लक्स के फील्ड में आने की वजह से उस आयरन कोर पे ये एडी करंट जनरेट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, वो जो कोर है, कोर में हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब कोर गर्म होने लगता है। जितनी ज़्यादा देर तक ये रहेगा उतना ज़्यादा देर तक वो गर्म होता रहेगा। इसलिए हमें ट्रांसफार्मर के लिए हम एक कूलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कूलिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब ये गर्म होगा, कोर जो लोहे का जो सिस्टम है वो गर्म होगा, गर्म होगा उसको ठंडे करने के लिए आपको कूलिंग सिस्टम पड़ गया, कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ गई तो आपका कॉस्ट बढ़ गया। तो ये अनडिजायर्ड होता है एडी करंट। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। तो आप इतना लिख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो आप एडी करंट दिख रहे हैं इसकी वजह से सिस्टम में लॉसेस जनरेट होता है। तो हम पढ़ते हैं लॉसेस के बारे में कि कितना लॉस जनरेट हुआ एडी करंट की वजह से, लॉस कितना हुआ, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग आगे फर्दर स्टडी में। तो अभी हमको उतना नहीं पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है एडी करंट के बाद हम आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे। देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते हैं।
सेल्फ इंडक्टेंस। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हर एक कोइल, मतलब एक कोइल होता है तो कोइल का पास, हर एक कोइल के पास एक खुद का उसका रेजिस्टेंस होता है और खुद का उसका एक इंडक्टेंस होता है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो कोइल का रेजिस्टेंस होता है उसका काम है करंट का अपोज करना, और इंडक्टेंस का काम क्या है, चेंज इन करंट का अपोज करना। देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, ये है कॉइल। तो जितने भी मटेरियल होते हैं, हर एक मटेरियल का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है, जिसकी वजह से वो करंट का अपोज करता है। तो वैसे ही कॉइल का एक अपना इंडक्टेंस होता है एल। एल क्या करता है आपका, जब भी आप किसी कॉइल में आप एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स आपने लगाया, तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जैसे ही आपने कॉइल को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, यहाँ पे कॉइल में एक करंट फ्लो होता है, करंट वोल्टेज सोर्स से। तो हम अगर लिखना चाहें तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, अगर वोल्टेज सोर्स आपने कॉइल को कनेक्ट किया तो करंट आया, करंट की वजह से आपके पास फ्लक्स जनरेट होता है। ये जो फ्लक्स है, अब मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पे n, ये कॉइल है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है n, हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल मतलब घेरों की संख्या। ये कॉइल में जितने घेरे हैं, टर्न है, वो मान लीजिए हमारे पास है n। तो जो करंट अगर फ्लो होगा तो इस करंट की वजह से एक फ्लक्स जनरेट होगा। तो उस फ्लक्स की वैल्यू होती है n into phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक रिलेशन होता है कि अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न n है तो n into phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है। मतलब करंट की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट को घटाएंगे तो फ्लक्स घटेगा। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस I। तो इंडक्टेंस का यहाँ से फार्मूला निकल जाता है n phi अपॉन I। L क्या है आपका इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इज हेनरी, यूनिट इज हेनरी। हेनरी H मतलब होता है हेनरी, हेनरी H बोलते हैं इसको, H। और ये नंबर ऑफ टर्न है, ये फ्लक्स है, ये करंट है फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो आपने देखा। अब अगर ये कॉइल है तो कॉइल के लिए हम जानते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं हम, वी एल इक्वल टू, एल मत लिखिए आप लोग, लिखना चाह सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। ये होता है V का मतलब वोल्टेज, L मतलब इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब एक कॉइल है, हमने लिखा है कॉइल को L से रिप्रेजेंट किया है, इंडक्टेंस को। ये L बताता है कि जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा, ये अगर ये L है तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो होगा VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा VL। VL की जो वैल्यू होगी वो होती है L डी आई बाई डी टी, मतलब जितना भी करंट फ्लो होगा उसके रेट ऑफ चेंज इन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो इंडक्टर होता है क्या करता है, आपको पता होगा V इक्वल टू होता है, एक होता है IR। तो इसमें I का रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है कि करंट के चेंज को अपोज करना। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट के चेंज को अपोज करना। और इंडक्टेंस का काम क्या है, इंडक्टेंस करता है आपका अपोजेस, विरोध करता है, अपोजेस चेंज इन करंट। मतलब अगर इस कॉइल से करंट की वैल्यू चेंज हो रही है
तो उस चेंज का अपोज करने का काम किसका होगा? इंडक्टर का, इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस वो पैरामीटर है जिसकी हेल्प से कोई अपने में से फ्लो होने वाले करंट के चेंज का अपोज करता है। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is a parameter. It is a parameter of self-induction. Self-induction by which a coil opposes change in flux by which a coil opposes change in flux. हेलो हेलो, हाँ तो मैं तो पहले बताया था कि हाथ में वो नहीं देते। हम्म हम्म सुनना, उसको एप्लीकेशन दे दे, इसमें मेरे को 2 महीने हो गए। वहाँ पे एप्लीकेशन जमा कर दे सर, मतलब कि सबका आ गया है मेरे। चलो ठीक है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस। तो इट इज अ पैरामीटर ऑफ सेल्फ इंडक्शन बाय विच अ कोई पोजेस चेंज इन फ्लक्स। तो हमने भी पढ़ा था कि किसी भी कोयल के लिए हम फार्मूला लिखते हैं VL इक्वल टू L di/dt। यहाँ पे di/dt लिखा है, मतलब कि जो कोयल है वो करंट में चेंज का अपोज करेगा। और आपको पता है करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट होता है। तो अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो वो ईएमएफ किस तरीके से जनरेट होगा देखते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए आपने कोयल बनाया और आपने इसको एक फिर से देखते हैं, आपने इसको एक एसी सोर्स से जोड़ दिया, एसी सोर्स से आपने इसको जोड़ दिया। तो सोर्स से जोड़ा तो क्या होगा, अगर इसका इंडक्टेंस L है तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा तो क्योंकि वोल्टेज एसी है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग है, तो जो करंट होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा और इसी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा। तो अगर कोई फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर का है और उसके फील्ड में अगर एक कोयल आप रख दो तो उसमें क्या जनरेट होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। मान लीजिए एक ईएमएफ जनरेट हुआ यहाँ पे VL के बराबर जनरेट हुआ। तो वो इस तरीके से जनरेट होता है कि वो उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो खुद जनरेट हुआ। मतलब अब ये प्लस माइनस इस तरीके से जनरेट होगा कि इसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा, देखिए फ्लक्स कैसे जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर क्यों जनरेट होगा, देखिए यहाँ से करंट आया ऐसे, तो करंट जाता है, करंट जा रहा है ऐसे घूम रहा है, तो करंट घूम रहा है तो जो फ्लक्स जनरेट होगा, मतलब करंट ऐसे ये ऐसे गया करंट घूमते हुए और ये कोयल में घूमा करंट ऐसे,
तो करंट है तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वही फ्लक्स का भी डायरेक्शन होगा। मतलब करंट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो फ्लक्स भी नीचे की ओर जाएगा। लेकिन जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है कि ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगा कि उस कॉज का अपोज करे। तो देखिए, अगर मैं ये मानूं कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से अगर कोई फ्लक्स नीचे की ओर आ रहा है तो वो जो ईएमएफ जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, वो इस तरीके से जनरेट होगा कि इसका अपोज करेगा। मतलब वो फ्लक्स को इस डायरेक्शन में भेजेगा, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर। देखो अपोज करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्लक्स किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, और ये फ्लक्स किसकी वजह से आया, जो ये ईएमएफ जनरेट हुआ है उसकी वजह से ये कुछ ऐसा फ्लक्स जनरेट करता है कि वो उस कॉज का अपोज करता है। तो यही होता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल, और उसके पैरामीटर को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी वजह से हर एक कॉइल अपने में से फ्लो होने वाले करंट के चेंज को अपोज करता है या फिर फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, वैसे ही इंडक्टेंस चेंज इन करंट का अपोज करता है। वो चाहता है कि चेंज इन करंट ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि चेंज इन करंट होगा तो चेंज इन फ्लक्स आएगा, और चेंज इन फ्लक्स आएगा तो एक ईएमएफ जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे वो अपोज करता हुआ दिख रहा है। तो किसी भी कॉइल के लिए जो इंडक्टेंस का फिजिकल फार्मूला होता है वो होता है L = n² μ A अपॉन L। ये सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है। यहाँ पे n क्या होता है? n हमने लिखा है नंबर ऑफ टर्न, n है नंबर ऑफ टर्न, A क्या है? A है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। L क्या है? L आपका कॉइल का लेंथ नहीं है, L आपका कोर का लेंथ है। L है लेंथ ऑफ कोर, लेंथ ऑफ कोर मतलब कोर मतलब जिसमें इसको लपेटा गया है, जिसमें इसको लपेटा गया है। अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब यहाँ पे कोर का काम कौन कर रहा है? एयर। क्योंकि आप अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ये मानेंगे कि एयर में ही इस कॉइल को लपेटा गया है। तो लेंथ ऑफ कोर है। और क्या बच गया? म्यू। म्यू को आप बोलते हैं परमिबिलिटी, म्यू को आप बोलते हैं परमिबिलिटी। म्यू बताता है कि किसी मटेरियल में कितनी क्षमता है कि वो अपने अंदर से फ्लक्स को पास कर सके। मतलब म्यू की वैल्यू जितना ज़्यादा, परमिबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा। अगर आप एयर का और एक आयरन का कंपैरिजन करें तो आयरन में फ्लक्स के पास होने की क्षमता ज़्यादा होती है, बिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये होगा कि परमिबिलिटी आयरन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एयर। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा कि हर एक कॉइल का एक अपना इंडक्टेंस होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है। तो अगर कॉइल को हम कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, तो दो टाइप से कॉम्बिनेशन बनता है। फर्स्ट बनता है इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है कि जो कॉइल है आपको ऐसे दिखाई देते हैं। ये मान लीजिए पहला कॉइल, ये मान लीजिए दूसरा कॉइल, ये मान लीजिए तीसरा कॉइल, और ऐसे ही बहुत सारे कॉइल्स होंगे। अगर इसको आप कुछ इस तरीके से जोड़ दें तो इसको बोलेंगे सीरीज, इसको बोलेंगे सीरीज। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीरीज में क्या होता है, ऐसे ये कॉइल है तो कॉइल के पास दो टर्मिनल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। वैसे इसके पास भी दो टर्मिनल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सेम वैसे इसके पास भी
तो हर एक एलिमेंट के पास दो टर्मिनल हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि अगर इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, और भी अगर जुड़े हुए हैं Ln तक, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पहले एलिमेंट का जो लास्ट टर्मिनल है वो दूसरे एलिमेंट के स्टार्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सेम सिमिलर दूसरे एलिमेंट का जो लास्ट टर्मिनल है वो अगले एलिमेंट के स्टार्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी पहचान है कि कैसे ये टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं। और आप गौर करें तो हर एक एलिमेंट का केवल एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर कुछ मल्टीपल इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आप उसकी जगह में उसका इक्विवेलेंट या फिर तुल्य प्रेरकत्व तो लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट। मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ इंडक्टेंस थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडक्टर था, यहाँ पे आपने इसके जगह में इसका इक्वल इफेक्ट वाला एक सिंगल इंडक्टर लगाया L इक्विवेलेंट, और इस L इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी कुछ इस तरीके से L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2। जितने भी आपके पास इंडक्टेंस होंगे आप उसको इस तरीके से सीरीज में ऐड करते जाएंगे। और ध्यान रखने की बात ये है कि अगर हम करंट देखें, जैसे ही अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो होगा तो यहाँ पे भी करंट आई फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, यहाँ करंट सेम फ्लो होगा आई। और आप देखें अगर आई करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा। जैसे ही आई इंटर करता है किसी एलिमेंट में तो वहाँ पे प्लस जनरेट होता है, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये क्या है? ये वोल्टेज की पोलैरिटी। वोल्टेज मतलब VL1, और इसकी वैल्यू क्या होगी? L1 di/dt। हमने लिखा था कि किसी इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L है उसके लिए वोल्टेज फार्मूला क्या होता है? L di/dt। कुछ देर पहले लिखा था। तो अगर ये L2 है तो यहाँ इसके लिए जो वोल्टेज आएगा वो आएगा VL2, और इसकी वैल्यू आएगी L2 di/dt। तो आप देख पा रहे होंगे सभी एलिमेंट के लिए हम सेम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, और इस इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करें, आप इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि di/dt यहाँ पे भी है, di/dt वहाँ पे भी है। फर्क केवल इतना सा है कि यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L2 है। यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है। इसका मतलब ये है कि जब भी एलिमेंट सीरीज में होंगे तो जो वोल्टेज होगा VL1, VL2, VL3 ये अलग अलग होंगे, मतलब इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। इक्वल हो भी सकती हैं लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इक्वल होंगी। तो इनकी वैल्यू क्या होंगी? डिफरेंट, मतलब अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? di/dt यहाँ भी सेम है, di/dt यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे L2, यहाँ पे L1 है। अगर आप L1 L2 की वैल्यू को अलग अलग ले लें तो आपके पास जो वोल्टेज आएगा वो आपका डिफरेंट आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा वो डिफरेंट आएगा, अलग आएगा। वैसे ही करंट, जो करंट L1 से फ्लो होगा उसको हम लिखेंगे L1, जो करंट L2 से पास होगा उसको लिखेंगे IL2, जो करंट L3 से पास होगा उसको लिखेंगे IL3। ये करंट आपस में इक्वल होंगे, मतलब जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वही करंट यहाँ से फ्लो होगा, वही करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो इतना आप इक्वेशन लिख लेंगे। इसका जो L इक्विवेलेंट है ये वही इफेक्ट दिखाएगा जो ये सभी एलिमेंट आपस में मिलकर दिखाएंगे। तो कभी आपको क्वेश्चन में आपको मल्टीपल इंडक्टर देखने मिले और आपको अगर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने बोला जाए तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इतना लिख लीजिए आप। इसके बाद देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको कैपिटल M बोलते हैं, M से डिनोट करते हैं।
तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके लिए हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। देखेंगे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ पैरामीटर ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ लिखेंगे आप म्यूचुअल इंडक्शन बाय विच अ कॉइल अपोजेस चेंज इन फ्लक्स ऑफ डिफरेंट या फिर अनदर लिखेंगे ऑफ अनदर कॉइल। मतलब अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल में मान लीजिए करंट I1 ऐसे I फ्लोर है, मान लीजिए I1 फ्लोर है, और एक और कॉइल हमारे पास रखा हुआ है ये। तो ये दोनों ही क्लोज्ड कॉइल है। ये है कॉइल 1, मान लीजिए ये है हमारे पास कॉइल 1 और ये है हमारे पास कॉइल 2। हमारे पास दो कॉइल है। तो जब आपने कॉइल में करंट फ्लो करवाया तो इस करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ। तो फ्लक्स क्या करेगा, ऐसे निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये फ्लक्स ऐसे निकलेगा और आसपास के फील्ड में जाएगा फ्लक्स। ये फील्ड लाइन जाएंगे और देख रहे हैं आप कि जो फील्ड लाइन से अगर आपने कॉइल 2 को कॉइल 1 के फील्ड में रख दिया तो क्या होगा कि ये फ्लक्स इस कॉइल को कट करेंगे। और अगर मैं ये बोलूँ कि करंट का नेचर अल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स का नेचर भी अल्टरनेटिंग होगा, मतलब फ्लक्स भी अपनी वैल्यू चेंज कर रही होगी। तो अगर वैल्यू चेंज करेगी तो इससे पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा तो आपको पता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि एक ईएमएफ जनरेट होता है। और अगर एक ईएमएफ जनरेट हो गया और ये कोई आपको एक क्लोज्ड कोई आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक बंद संरचना आपको दिखाई दे रही है, तो उस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होने लगता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो इसकी वजह से जनरेट हुआ, मतलब दूसरे कॉइल की वजह से। यहाँ पे जो करंट जनरेट हुआ किसकी वजह से जनरेट हुआ, इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है, ये जो घटना होती है पूरा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और उसके जो इफेक्ट को जो पैरामीटर जो डिनोट करेगा उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इट इज अ पैरामीटर ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बाय विच अ कॉइल अपोजेस चेंज इन फ्लक्स ऑफ अनदर कॉइल। मतलब अगर इसमें फ्लक्स चेंज करोगे आप तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ये ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगा कि वो इस फ्लक्स का अपोज करेगा। मतलब अगर फ्लक्स कुछ ऐसे आ रही है तो ये ईएमएफ या करंट कुछ इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा कि फ्लक्स जो है इसको अपोज करे। मतलब अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पे करंट जनरेट हो गया I2, तो इस I2 की वजह से जो करंट जो फ्लक्स जनरेट होगा वो इसका अपोज करेगा। मतलब वो फ्लक्स ऐसे कुछ इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से। लेकिन ये जनरेट कैसे हुआ है, इसकी वजह से जनरेट हुआ है, इसलिए हम यहाँ बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल जब भी वर्ड आता है तो आपको समझ जाना है कि वो दो कॉइल के बारे में बात कर रहा है। दोनों ही कॉइल का आपस में इंटरेक्टिव कुछ फिनोमिना है जिसकी वजह से हम म्यूचुअल वर्ड यूज कर रहे हैं, और उसी की वजह से यहाँ पे एक इंडक्शन इफेक्ट आपको दिखाई देता है। तो अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला लिखें तो देखते हैं क्या होता है फार्मूला। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है M=K√L1 × L2। अब जैसे ये कोई अलग है, ये कोई अलग है, तो इनका खुद का एक अपना इंडक्टेंस होगा L1 L2, इसका L1 इसका L2। K क्या है, K को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, K को बोलते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और K की जो वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, या 1 से कम और 0 से लेकर 1 तक होती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू K√L1 L2 होगी। अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फिजिकल फार्मूला लिखें तो आप लिखेंगे N1 × N2
इंटू म्यू स्क्वायर N1 N2 इंटू म्यू इंटू एरिया अपॉन एल। वहाँ पे क्या था, जब आपने सेल्फ इंडक्टेंस लिखा था वहाँ पे आपने लिखा था एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो आप लिखेंगे N1 इंटू N2 इंटू म्यू इंटू ए अपॉन एल। बाकी सब चीज़ सेम है। एम का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखा है ऊपर। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल 1, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल 2, परमिबिलिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लेंथ ऑफ कोर। देखते हैं कि जब दो इंडक्टर, मान लीजिए ये एक इंडक्टर है और ये भी इंडक्टर है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसकी वैल्यू L1 है, इसकी वैल्यू L2 है, और दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे के फील्ड में रखे गए हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के फील्ड में रखे गए हैं तो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा M। तब इस L इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे आप ऐसे L1 प्लस L2 प्लस 2M। अगर ये एडिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, एडिंग इफेक्ट क्या होता है, जब फ्लक्स का डायरेक्शन सेम, मतलब ये अपोज करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन अगर फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिए उसी डायरेक्शन में फ्लक्स भेजें। तो अगर फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है तो बोलेंगे कि हम एडिंग इफेक्ट है। तो एडिंग को कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ भी स्टार्टिंग में डॉट है, यहाँ भी स्टार्टिंग में डॉट है, तो ये डिनोट करता है कि एडिंग इफेक्ट है। और अगर अपोजिंग इफेक्ट है या भी सब्ट्रैक्टिंग इफेक्ट है तो आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। इसको बोलेंगे अपोजिंग इफेक्ट। अपोजिंग इफेक्ट क्यों, क्योंकि जो इंडक्टेंस है उसका जो इफेक्ट है वो अपोजिंग है। अपोजिंग माने जैसे हमने देखा अभी कि फ्लक्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लक्स भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका अपोज कर सके। इसके बाद हम देखते हैं पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है इसमें आपको मल्टीपल एलिमेंट आपको पैरेलल लिखेंगे, मतलब इसका टर्मिनल और इसका टर्मिनल ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, आप इसको अगर जोड़ दें, इसकी वैल्यू L1, इसकी वैल्यू L2, इसकी वैल्यू L3, तो जोड़ दें तो ये आपस में दिखाई देंगे पैरेलल में। अगर यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है तो करंट जैसे ही यहाँ पहुँचता है I, अलग अलग इसको पाथ में अलग अलग रास्ते में जाते हैं, तो यहाँ करंट जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2, यहाँ जाएगा I3। मतलब जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो आपको करंट मिलती है I1, I2, I3, ये अलग अलग होती है, डिफरेंट मिलती है, मतलब ये अलग होते हैं, आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन क्योंकि इनके टर्मिनल सेम है, जो टर्मिनल यहाँ है वही टर्मिनल इसका यहाँ है, वही यहाँ है। अगर टर्मिनल सेम है जो आपको वोल्टेज मिलेगा VL1 का वोल्टेज, VL2 का वोल्टेज, VL3 का वोल्टेज, वो आपको इक्वल मिलेगा, मतलब पैरेलल के केस में करंट आपको डिफरेंट मिलेगा, वोल्टेज आपको इक्वल मिलेगा। अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाएं, मतलब सभी इंडक्टर के लिए हम अगर एक ही इंडक्टेंस लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको बोलेंगे L इक्विवेलेंट, और इस L इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लिखेंगे L इक्विवेलेंट की आप वैल्यू लिखेंगे 1 upon L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 upon L1 प्लस 1 upon L2 प्लस 1 upon L3 प्लस so on। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो आपको L इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ एक ये है कि पैरेलल के केस में उनके टर्मिनल जो है आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए उनका वोल्टेज इक्वल होता है, करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। और जो m का यूनिट होगा, यूनिट ऑफ m इसका भी होता है हेनरी। इंडक्टेंस का भी यूनिट होता है, इसका भी होता है हेनरी। इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखेंगे इंडक्टर के बारे में। एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट ये है कि नोट ये है, लास्ट नोट है, इसके बाद खत्म करते हैं इस चैप्टर को। नोट ये है आपका कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब L, ये इंडक्टर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट एट t इक्वल टू इंफिनिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब लंबे समय के लिए जो इंडक्टर होता है, लंबे समय बाद जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, पहला नोट। दूसरा नोट, जो इंडक्टर है जो L है वो बिहेव करता है, L बिहेव एज करंट सोर्स और ओपन सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, 2 मिनट में देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब मान लीजिए आपके पास एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको आपने एक स्विच से जोड़ दिया। ये मान लीजिए स्विच है कि आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया E प्लस माइनस, ये R है और ये L है। तो जैसे ही आपने इस स्विच को आपने क्लोज किया t इक्वल टू 0 पे, तो 0 से पहले वाला टाइम होगा t इक्वल टू 0 माइनस, यहाँ क्या होगा, स्विच क्या होगा, यहाँ पे स्विच आपका ओपन। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो हो गया 0 प्लस, स्विच क्लोज्ड। अब स्विच क्लोज करने के बाद बहुत लंबे टाइम के बाद अगर आप देखें तो उसको बोलेंगे t इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जब लॉन्ग टाइम में जो इंडक्टर है ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, मतलब ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, मतलब एक सीधे तार की तरह। तो अगर हम बनाने की कोशिश करें सीधे तार को, तो आप लिख सकते हैं इसको, ये डायग्राम आता हूँ मैं, एट t इक्वल टू इंफिनिटी। ये डायग्राम कैसे लिखेगा, आपको मिलेगा E प्लस माइनस, स्विच क्लोज हो चुका है, एक रेजिस्टेंस है। अब एक इंडक्टर हमने लिखा है कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब ये हो गया शॉर्ट सर्किट मतलब एक सीधी तार, ये R है और इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, E की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप करंट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर KVL लगाए हम, तो यहाँ से जो सर्किट में करंट फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू आपको मिलेगी E/R। मतलब फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर पूछा जाए आपको कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो आप बोलेंगे कि इंडक्टर बहुत लंबे समय के बाद वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो एक सीधी तार के थ्रू आप उसको रिप्लेस कर देंगे और बचा एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स E, तो आप KVL लगाएं तो I की वैल्यू आपको मिलेगी E/R। ये हुआ एट t इक्वल टू इंफिनिटी। अगर आप t इक्वल टू 0 पे लगाएं तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, L बिहेव एज अ करंट सोर्स और ओपन सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस। अगर इंडक्टर चार्ज नहीं है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो कोई एनर्जी नहीं है तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर चार्ज है, जितना चार्ज होगा करंट के फॉर्म में चार्ज करता है वो अपने आप को, तो
करंट सोर्स की तरह अपने आप को डिनोट करेगा। एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट, कि एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई का स्क्वायर। मतलब एक इंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की हेल्प से वो एक एनर्जी का स्टोरेज करता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्टोर करता है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के फॉर्म में स्टोर करता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ 1/2 एल आई का स्क्वायर, एल आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने लेंज लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्राइडेस लॉ प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने आज एडी करंट पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, कॉम्बिनेशन देखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा, और यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। तो किसी को डाउट होगा तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से।